शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन को बढ़ावा देता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हमारे पास आज के वेबिनार और मेहमान के रूप में है वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में है डॉक्टर दीपक कुमार त्यागी। डॉक्टर त्यागी ने अपना बीएचएमएस की डिग्री डॉक्टर बीआर सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की है और वर्तमान में कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में एमडी कर रहे हैं। आज डॉक्टर त्यागी हमें वैल्वुलर हार्ट डिजीज और होम्योपैथी विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। हम उनके ज्ञान और अनुभव से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। Thank you so much. A very good evening to all of you. First of all, I will give my little bit intro. My name is Dr. Deepak Kumar Tyagi. Dr. Deepak, you have to Yes. speak in Hindi because this is Hindi session. Yeah. Okay, sir. मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार त्यागी है। मैंने अपना बीएचएमएस डॉक्टर बीआर सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से करा है और वर्तमान में मैं एमडी इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर एम के साहनी एंड आईएफपीएच प्लेटफॉर्म का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने जो मुझे ये मौका दिया वेबिनार प्रेजेंट करने का। आईएफपीएच एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसपे वेरियस रिस्पेक्टेड फिजिशियंस अपनी नॉलेज एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो कि काफ़ी मददगार साबित होता है जो अपकमिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो अभी अपकमिंग हमारे होम्योपैथ्स हैं। यहाँ पे इसी रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म पे हमारे कॉलेज के रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय सर ने भी अपना वेबिनार प्रेजेंट करा था और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ कि आईएफपीएच ने मुझे ये मौका दिया। सो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिसेंट अपडेट्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेल्वुलर हार्ट डिसीजेस विद स्कोप ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैं एक लेआउट देना चाहूँगा कि मैं किस प्रकार से इस वेबिनार को प्रेजेंट करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्ट वॉल्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के हार्ट वॉल्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी एनाटॉमी क्या होती है, व्हाट इज़ वेल्वुलर हार्ट डिसीज़, वेल्वुलर हार्ट डिसीज़ होती क्या है, कितने प्रकार की वेल्वुलर हार्ट डिसीज़ होती हैं, एंड व्हाट आर द कॉजेज, उनका कारण क्या होता है वेल्वुलर हार्ट डिसीज़ का, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। व्हाट आर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वेल्वुलर हार्ट डिसीजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या रिसेंट उसमें अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या क्या रिसेंट अपडेट्स हुई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मियाज़मेटिक एनालिसिस ऑफ वेल्वुलर हार्ट डिसीजेस। देन हम बात करेंगे होम्योपैथी का क्या स्कोप है वेल्वुलर हार्ट डिसीजेस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट वॉल्स की। बेसिकली हम सबको पता है कि हार्ट के हमारे 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व, इसके 3 कस्प होते हैं। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है हमारी माइट्रल वाल्व। ओके, देन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी एओर्टा के बीच में हमारी होती है पल्मोनरी वाल्व, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सिस्टमिक एओर्टा के बीच में हमारी होती है एओर्टिक वाल्व। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। होता क्या है कि सुपीरियर वेना केवा से एंड इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो हमारे राइट एट्रियम में फर्स्ट आता है। देन राइट एट्रियम से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। देन राइट वेंट्रिकल की मदद से वो जाता है हमारे पल्मोनरी आयोटा में थ्रू पल्मोनरी वाल्व। देन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा पल्मोनरी आयोटा में है वो जाता है हमारे लंग्स में, वहाँ पे यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन होता है इस ब्लड का। देन ये दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन की मदद से। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, उसके बाद ये हमारा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ माइट्रल वाल्व। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये ब्लड हमारा जाता है सिस्टमिक एओर्टा में विद द हेल्प ऑफ एओर्टिक वाल्व। देन आफ्टर कमिंग टू सिस्टमिक एओर्टा ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ये बात हो गई हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन की एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेल्वुलर हार्ट डिसीजेस। बेसिकली ये 2 टाइप की होती हैं।
स्टेनोसिस एंड रीगर्जिटेशन। स्टेनोसिस का मतलब होता है कि हमारी जो वेल्व है वो ठीक से खुल नहीं पा रही है, ठीक है। एंड रीगर्जिटेशन का मतलब होता है हमारी जो वेल्व है वो क्लोज नहीं हो पा रही, ठीक से बंद नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट, अब जैसे माइट्रल वेल्व है तो इसमें कौन कौन की डिसीज हमें पाई जाएंगी? फॉर एग्जांपल माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस, माइट्रल वेल्व रीगर्जिटेशन, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स। देन अगर हम अयोटिक वेल्व की बात करें तो उसमें अयोटिक वेल्व स्टेनोसिस, अयोटिक रीगर्जिटेशन। अगर हम राइट साइड में आ जाए तो ट्राइकस्पिड वेल्व में ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। अगर हम पल्मोनरी वेल्व की बात करें तो पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस एंड पल्मोनरी वेल्व रीगर्जिटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे माइट्रल स्टेनोसिस की। अब नॉर्मल माइट्रल वाल्व का एरिया होता है 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइट्रल वाल्व की हमारी एनाटमी है। इसमें इधर आप देख रहे हैं ये है इसका एंटीरियर कमीशर। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि माइट्रल वाल्व के दो कस्प होते हैं। तो ये इसका एंटीरियर कमीशर है जहां पे ये मेरा एरो है, एंड दिस वन इज पोस्टीरियर कमीशर। ये इसके एंटीरियोलेटरल पैपिलरी मसल्स हैं, एंड दिस वन इज पोस्टीरियो मीडियल पैपिलरी मसल्स। सो ये इसकी हो गई एनाटमी। अब कारण क्या है माइट्रल स्टेनोसिस का? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस जो बहुत कॉमन है वो है हमारा रोमैटिक फीवर। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। अदर कॉजेज भी हैं, फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, रेडिएशन है, कार्सिनोइड सिंड्रोम है, नॉन वेल्वुलर कॉजेज भी होते हैं, बॉल वॉल थ्रोम्बोसिस, एट्रियल मिक्सोमा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसको जो ये डायग्राम है इसको मैं एकदम क्लियर कट समझाता हूँ। अब जैसे हमारा माइट्रल वेल्व स्टेनोज हो जाएगा तो हमारे लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर विल इंक्रीज, देन इट विल लीड टू द पल्मोनरी वेनस कंजेशन। जो हमारे लंग्स में है वो प्रेशर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हमें पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, पल्मोनरी वेनस कंजेशन उसके बाद जो पल्मोनरी अयोटा से जो ब्लड आ रहा है वहाँ पे भी प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। उसके बाद जो होगा, जो हमारी पल्मोनरी वेल्व है वो हमारा थोड़ा सा लीक करेगी, इस वजह से पल्मोनरी रीगर्जिटेशन होगा। उसके बाद जो हमारा राइट वेंट्रिकल में जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, दैट विल लीड टू द फंक्शनल ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, and in turn that will lead to increased right atrial pressure, which in turn lead to systemic venous congestion। ये जितनी भी वेल्वुलर हार्ट डिजीजेज होती हैं इनकी पैथोफिजियोलॉजी मोर और लेस सेम होती है, वेदर इट इज माइट्रल स्टेनोसिस, वेदर इट इज ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, वेदर इट इज एयोटिक स्टेनोसिस, इनकी पैथोफिजियोलॉजी मोर और लेस सेम होती है। अब हम बात करते हैं साइलेंट सिम्टम्स हमें क्या मिलेंगे। इसको एक याद करने का बहुत ही फेमस निमोनिक है स्टेनोसिस जो मैंने बनाया है। इसमें एस का मतलब होता है एस वन इज इनिशियली लाउड बट लेटर ऑन सॉफ्ट ड्यू टू कैल्सिफिकेशन। अब इसका रीजन क्या होता है कि एस1 पहले लाउड है उसके बाद सॉफ्ट हो जाएगी? तो इसमें क्या होता है, इनिशियली हमारी जो माइट्रल वेल्व में जो जो पेशेंट होता है माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस का, इनिशियली में उसके वेल्व की कैल्सिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। वेल्व जो उसकी जो दोनों लीफलेट हैं वो फार अपार्ट होती हैं, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जब ये क्लोज करेंगी तो एकदम से साउंड प्रोड्यूस होगी लाउड। अगर कोई भी चीज़ दो दो चीज़ ये हैं, दो लीफलेट्स हैं, अगर ये फार अपार्ट हैं तो जब ये हिट करेंगे एक दूसरे को तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी ना। तो दैट्स वाई इन इनिशियल फेज इट इज लाउड, बट लेटर ऑन क्या होता है इन द क्रॉनिक केसेस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, यही जो वेल्व जो दोनों इनकी लीफलेट्स हैं ये एकदम क्लोज आ जाती हैं, और जो जब दोनों वेल्व क्लोज होंगी जब ये हिट करेंगे एक दूसरे को तो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। सो दैट इज वाई वी विल से दैट इन इनिशियल केसेस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस whatever sound wave S1 what is produced that is loud, and in cases of chronic mitral stenosis due to calcification S1 which is produced that is soft। T's मतलब टैपिंग अपेक्स बीट। अब अपेक्स बीट हम कहाँ सुनते हैं? इट इज इन लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। इसको फील करने का एकदम आसान तरीका है, यहाँ पे आप हाथ रखेंगे एकदम निप्पल के नीचे और एकदम पिन पॉइंट यहाँ पर एकदम मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन एकदम यहाँ पे फील होता है, एकदम आपको टैपिंग वाला फील होगा, एकदम टैपिंग एपेक्स बीट, टैपिंग एपेक्स बीट। ई का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम, एन का मतलब होता है नॉर्मल स्प्लिट S2,
ओ का मतलब होता है ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप क्या होता है? जब भी ये कैल्सिफाइड वाल्व है, जब भी ये खुलेगी तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगी, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्नैप। ऑर्टनर सिंड्रोम का मतलब होता है, अब जो ये एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम है, ये प्रेशर देगा रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को, जिसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्टनर सिंड्रोम। देन एस से होगा स्ट्रेटनिंग ऑफ लेफ्ट हार्ट बॉर्डर। आई से होगा इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लेफ्ट एट्रियम पे प्रेशर बढ़ेगा, देन पल्मोनरी वीनस कंजेशन होगा, जिसकी वजह से हमें पल्मोनरी एडिमा होगा। एस से स्टेनोसिस, यानी आप इसके एक्सरे में देख सकते हैं, यहाँ पे पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन होगा, प्रोमिनेंट लेफ्ट एट्रियल अपेंडेजेस होंगे, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम का दिस फॉर्म द डबल राइट हार्ट बॉर्डर, यहाँ पे लेफ्ट डबल राइट हार्ट बॉर्डर फॉर्म करेगा ये, एंड दिस वन इज कार्डियोमेगली, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। ईसीजी फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ईसीजी फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेगा लीड 2 में, ये आप देख रहे हैं पी वेव एम शेप का, इसको हम बोलते हैं पी माइट्रेल। बेसिकली नॉर्मल पी वेव का टाइम होता है 80 millisecond to 120 millisecond, or we can say that 2 to 2.5 small squares. But in case of mitral stenosis, this P wave is more than 120 milliseconds, और उसी को हम बोलते हैं P mitral। और P pulmonale होता है, मिलता है हमको पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, उसमें क्या होता है P wave is more than 2.5 मिलीमीटर, मतलब हाइट में, ये जो आप देख रहे हैं ना स्मॉल स्क्वायर्स, मोर देन 2.5 मिलीमीटर होगा ये। अब नेक्स्ट इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। इसमें बेसिकली सबसे एक बहुत बेहतरीन साइन मिलता है हॉकी स्टिक साइन, ये आप देख रहे हैं ये वाला जो मूव कर रहा है, बेसिकली जो इसमें एंटीरियर वॉल्व रिफ्लेक्ट होता है उसका, उसको जो मोशन होता है उसको एक रिस्ट्रिक्टेड मोशन हो जाता है, तो उसको प्रॉपर जगह नहीं मिलती कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए, ये जैसे ही आप ये देख रहे हैं इसमें यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं हॉकी स्टिक साइन। हॉकी जैसा अपीयर हो रहा है ना ये यहाँ पे, दिस इज नोन एज हॉकी स्टिक साइन। दिस इज द peculiar finding in case of mitral stenosis। यहाँ पे ये देखिए एकदम कैल्सिफाइड वाल्व हो गई है, वेल्व का कोई मूवमेंट नहीं है, ये ब्लड का फ्लो है एकदम। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी, हमने इसको क्लासिफाई करा है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड केसेस कौन से होते हैं? जब वेल्व का सरफेस एरिया लेस देन 2 सेंटीमीटर बट मोर देन 1.5 सेंटीमीटर। मॉडरेट केसेस होते हैं, मॉडरेट माइट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं जब वेल्व का सरफेस एरिया जो होता है लेस देन 1.5 सेंटीमीटर होता है। और सीवियर केसेस कब हम बोलते हैं? जब वेल्व का एरिया लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब इसके केसेस में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे? अब जब माइट्रल वेल्व स्टेनोस हो गई तो बेसिकली हमारा लेफ्ट एट्रियम पे जो है प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके एक टाइम ऐसा आ जाएगा इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे ड्यू टू स्टेनोसिस ऑफ द वेल्व, उसी को हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। दिस वन स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा। अब जब ब्लड स्टेसिस होगा तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन का भी खतरा रहेगा, सिस्टमिक एम्बोलिज्म का भी खतरा रहेगा। अब जब इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर होगा तो ये मैंने आपको बताया था अभी पे कि पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन हो जाएगा, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा, देन राइट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन होगा, ट्राइकस्पिड रिंग डायलेटेशन होगा, फंक्शनल ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगा। अब माइट्रल स्टेनोसिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फंक्शन, aortic valve disease, presence of mitral regurgitation, diastolic left ventricular function, rare case of atrial myxoma or other atrial tumor obstruction of left ventricular inflow, and rare case of cor triterium। अब ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है? बेसिकली ये एलोपैथ डॉक्टर जो हैं, अगर मेडिकल मैनेजमेंट है इन केस ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट, ये लोग या तो डायूरेटिक्स देते हैं या फिर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम होता है? ये हार्ट रेट को कम कर देता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है। और डायूरेटिक्स का क्या काम होता है? अब जैसे मैंने बताया था पल्मोनरी वीनस कंजेशन हो रहा है, सिस्टमिक वीनस कंजेशन हो रहा है, तो डायूरेटिक्स का क्या काम होगा? ये वाटर को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल डायूरेटिक्स का मैं देता हूँ थायजाइड्स। थायजाइड्स का क्या रोल होता है? ये हमारे लूप ऑफ हेले में सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा वाटर हमारे ट्यूब्यूल्स में जा रहा है वो अंदर नहीं जाता हमारे ट्यूब्यूल्स में, वो सीधा वाटर यूरिन के थ्रू
बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यही रोल होता है डायूरेटिक्स का, टू रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम अवर बॉडी। एंड अगर सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस है उस केस में ये लोग करते हैं परक्यूटेनियस माइट्रल वेल्व बैलून कॉमिशरोटोमी इन केसेस ऑफ सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। टाइप ऑफ मर्मर हमें माइट्रल स्टेनोसिस में कौन सा मिलता है? इट इज मिड डायस्टोलिक मर्मर। And which gap signifies severity of MS? It is S2 and OS gap. S2 मतलब सेकेंड हार्ट साउंड और OS मतलब ओपनिंग स्नैप का जितना गैप होगा, जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा सिवियरिटी होगी। दैट मीन्स सिवियरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S2 and OS gap. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिकन लीफलेट्स इन माइट्रल स्टेनोसिस इज नोन एज। इसका मतलब है जब वेल्व हमारी थिक हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मिक्सोमैटस लीफलेट्स। Hoarseness of voice due to mitral stenosis known as, ये मैंने आपको बताया था, Ortner syndrome due to the increased pressure on recurrent laryngeal nerve. JVP findings in case of mitral stenosis, JVP मतलब jugular venous pressure, इस केसेस में हमें मिलेंगी लार्ज waves. अब रीजन ऑफ PSA इन केस ऑफ mitral stenosis, PSA मतलब होता है प्रीसिस्टोलिक एसेंचुएशन। अब इसमें क्या होता है कि जब माइट्रल वेल एकदम क्लोज है, जब ये खुलेगा, जब माइट्रल वेल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन खुलेंगी तो इसमें एक बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी को हम जब ब्लड जाएगा एकदम से, वेल्व लीफलेट एकदम एकदम बहुत कम इसमें डिस्टेंस होता है और लेफ्ट एट्रियम ऊपर है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एकदम फोर्स से जाएगा, उसी को हम बोलते हैं PSA। और ये साउंड ऐसी प्रोड्यूस होगी, फर्स्ट होगी S1 लब डब, ये है ओपनिंग स्नैप, खुली वाल्व खुली और देन ये ब्लड गया, इसे बोलते हैं प्रीसिस्टोलिक एसेंचुएशन। तो ये होगा लब डब ओपनिंग स्नैप देन प्रीसिस्टोलिक एसेंचुएशन। इसका मतलब ये ब्लड जा रहा है एकदम फोर्स से, दैट इज नोन एज प्रीसिस्टोलिक एसेंचुएशन। normal size of mitral valve, that is 4 to 6 centimeter square, and in case of MS is mild is less than 2 centimeter square, moderate is less than 1.5 and severe is less than 1. ट्यूमर ब्लॉब हमें कहाँ मिलेगा? इन केस ऑफ एट्रियल मिक्सोमा। नाउ mitral regurgitation means valve is not closing properly. मैंने शुरुआत में बताया था ना, इसके कारण क्या क्या है? एंडोकार्डाइटिस है एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन का, एंडोकार्डाइटिस, पैपिलरी मसल रप्चर, ट्रॉमा, कॉर्डा रप्चर। क्रॉनिक MR के क्या क्या कारण है? मिक्सोमेटस माइट्रल वेल कोलैप्स, रूमेटिक फीवर, एंडोकार्डाइटिस। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सेम वेल्वुलर हार्ट डिजीज की सबकी पैथोफिजियोलॉजी सेम है। अब जब माइट्रल रिगर्जिटेशन होगा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कुछ ब्लड जाएगा हमारा सिस्टमिक एओर्टा में और कुछ ब्लड बैक फ्लो करेगा लेफ्ट एट्रियम में। जो ब्लड बैक फ्लो कर रहा है दैट विल लीड टू इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, which in turn lead to increased pressure in the pulmonary circulation, which lead to pulmonary hypertension, which lead to pulmonary regurgitation, which in turn lead to increased pressure in right ventricle, that will lead to tricuspid regurgitation, that will again lead to increased pressure in right atrium, and which in turn finally lead to systemic venous congestion. So pathophysiology सबकी सेम ही है। अब इनमें हमें फीचर्स क्या क्या मिलेंगे? डिस्निया मिलेगा ड्यू टू पल्मोनरी वीनस कंजेशन, पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा तो हमारे लंग्स जो है ठीक से एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, दैट विल लीड टू डिस्निया। एडीमा मिलेगा, साइटिस मिलेगा ड्यू टू राइट हार्ट फेलियर, सिस्टमिक वीनस कंजेशन हो जाएगा, पैल्पिटेशन मिलेंगी, फटीग होगा। साइन कौन कौन से मिलेंगे? एट्रियल फिब्रिलेशन मिलेगा, कार्डियोमेगैली, और माइट्रल रिगर्जिटेशन के केसेस में हमें मर्मर मिलता है पैनसिस्टोलिक मर्मर। पैनसिस्टोलिक मर्मर 3 कंडीशन में मिलता है, इसको मैंने याद करा है MR, TR एंड VSD। MR से मतलब माइट्रल रिगर्जिटेशन, TR से मतलब होता है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन एंड VSD मींस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंड फोर्थ इज सॉफ्ट S1 एंड अपाइकल S3। सॉफ्ट S1 क्यों मिलेगा? बिकॉज जब भी हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कुछ ब्लड जा रहा है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में और कुछ ब्लड हमारा बैक फ्लो कर रहा है लेफ्ट एट्रियम में। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में इस वक्त जो ब्लड है वो कम है, तो
कम ब्लड होने की वजह से हमारे जो लीफलेट्स हैं वो पास में आ जाएंगी, दैट विल लीड टू सॉफ्ट S1। मैंने पीछे बताया था कि जब भी हमारी लीफलेट पास होंगी वो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेंगी। इस माइट्रल रिगर्जिटेशन के केसेस में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होता है, दैट्स वाई इट प्रोड्यूसेस सॉफ्ट S1। पल्मोनरी वीनस कंजेशन होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड राइट हार्ट फेलियर। इसके केसेस में भी जो भी माइट्रल रिगर्जिटेशन के केसेस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या सर्जिकल रिपेयर ही करते हैं। इन केसेस ऑफ इफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो इस केसेस में ये सर्जिकल रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ S1 इन केस ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन। ये मैंने बताया था, माइट्रल रिगर्जिटेशन के केस में S1 होगा हमेशा सॉफ्ट, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल इज लेस, दैट्स वाई जो हमारी बोथ लीफलेट्स हैं वो पास पास में होंगी और एकदम से वो हल्का सा साउंड प्रोड्यूस करेंगी, सॉफ्ट S1। अब हमें एपेक्स बीट इन केस ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन कैसा मिलेगा, ये होगा हाइपर डायनामिक, बिकॉज जो ब्लड हमारा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वापस गया है वो वाला ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में है प्लस जो पल्मोनरी सर्कुलेशन से ब्लड आ रहा है, ये दोनों ब्लड जब एकदम से फोर्सफुली लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे तो एक हाइपर डायनामिक इंपल्स ये प्रोड्यूस करते हैं। मर्मर इन केस ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन, ये मैंने बताया पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा। और दो कंडीशन कौन सी हैं, दैट इज ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? क्लियर है। ओके सर। और नेक्स्ट इज माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। अब इसका मेन कॉज क्या है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का मतलब होता है कि जो हमारी माइट्रल वाल्व की लीफलेट्स हैं वो प्रोलैप्स कर गई लेफ्ट एट्रियम में। इसका मेन कॉज है मिक्सोमेटस डीजनरेशन हो सकता है, जो हमारे कॉर्डेड टेंडिन है वो लूज हो गए हैं, पैपिलरी मसल रप्चर हो गया है। इन केसेस में वही पैथोफिजियोलॉजी इनकी सेम ही होगी। जो भी ब्लड हमारा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा वो ब्लड आधा ब्लड जाएगा हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, आधा ब्लड जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में, जिसकी वजह से हमारा लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा, which in turn lead to increased pressure in pulmonary circulation, which in turn lead to pulmonary hypertension, that will lead to pulmonary regurgitation, that will lead to increase in pressure of right ventricle, same, and end में systemic venous congestion। इसमें मर्मर कौन सा मिलेगा माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में, हमेशा मिलेगा इसमें लेट सिस्टोलिक मर्मर। बस हमें ये मेन चीज होती है माइट्रल रिगर्जिटेशन में ध्यान रखने की, लेट सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा। अब बात करते हैं हम एयोर्टिक स्टेनोसिस की। Aortic stenosis का मतलब होता है narrowing of the aortic valve, the valve between left ventricle of the heart and the aorta. This narrowing impedes the delivery of blood to the body through the aorta and makes the heart work harder. Which means कि जो हमारी aortic valve है वो स्टेनोज हो गई है, ठीक से ओपन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल को और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेल्व स्टेनोज्ड है तो उसको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एयोर्टिक स्टेनोसिस क्या है, बच्चों में पाया जाता है बाइकस्पिड एयोर्टिक वाल्व। जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो बच्चों में पाया जाता है बाइकस्पिड एयोर्टिक वाल्व, एंड इन केस ऑफ एडल्ट मेन कॉज इज एथेरोस्क्लेरोसिस, कैल्सिफिकेशन हो जाता है वाल्व में। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जब एयोर्टिक वाल्व हमारी क्लोज हो गई तो लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि वाल्व की जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है उसकी थिकनेस बढ़ेगी बट डायलेटेशन नहीं होगी, ठीक है, जिसकी उसके बाद होगा लेफ्ट, इसमें ये गलत दे रखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी के बाद होगा इसमें डायलेटेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगा उसके बाद इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगा। इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है वाल्व की थिकनेस तो बढ़ेगी प्लस जो उसका लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल्व है वो भी डायलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा माइट्रल वाल्व है वो भी डायलेट हो जाएगा। तो जो ब्लड है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, सेम पैथोफिजियोलॉजी, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, देन पल्मोनरी वीनस कंजेशन होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, देन राइट एट्रियम का बढ़ेगा, देन सिस्टमिक वीनस कंजेशन हो जाएगा, सेम पैथोफिजियोलॉजी सबका सेम है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसमें बहुत ही फेमस निमोनिक है एयोर्टिक स्टेनोसिस का, सैड,
सैड मीन्स एस से होता है सिनकोप, ए से होता है एंजाइना एंड डी से होता है डिस्निया। ठीक है, सैड से हमेशा ध्यान रखेंगे कि एयोर्टिक स्टेनोसिस में निमोनिक होता है सैड। अब हमें साइन क्या क्या मिलेंगे, इसमें मिलता है हमें हीविंग टाइप ऑफ एपेक्स बीट, और पल्स, इसका पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें मिलेगा स्लो राइजिंग पल्स, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज नोन एज पल्सस पार्वस एट टार्डस। स्लो राइजिंग पल्स होगा एकदम, बिकॉज स्लो राइजिंग क्यों होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पीछे से, बट एयोटिक वाल्व स्टेनोज है, दैट इज वाई वो ब्लड जा ही नहीं पा रहा है सिस्टमिक एयोटा में, दैट इज वाई स्लो राइजिंग पल्स होगा। ये भी चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। एस टू का कैसे मिलेगा इसमें, अब इसमें पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी समझते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजी में हमारा जो S2 होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, वन कंपोनेंट इज A2 एंड अनदर कंपोनेंट इज P2। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, अब इसमें नॉर्मल स्प्लिट होता है 30 मिली सेकेंड का, वो हमें सुनाई देता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, बट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वो हमें सुनाई नहीं देता। वो मैं अभी समझाता हूँ क्यों होता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो है, जो सुपीरियर वेना के वे से आ रहा है, जो इन्फीरियर वेना के वे से आ रहा है, ब्लड फ्लो जो होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम जो होगा राइट साइड ऑफ हार्ट में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दैट इज वाई P2 ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डिले हो जाता है। कैसे सुनाई देगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में हमें, लुप ड्रुप, एंड एक्सपिरेशन में कैसे होगा, लुप डुप लुप डुप लुप डुप। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन होगा लुप ड्रुप एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन होगा लुप डुप। अब एयोटिक स्टेनोसिस के केस में क्या होता है कि हमारी एयोटिक वाल्व जो है स्टेनोज्ड है, ये हमारा A2 कंपोनेंट है, दिस वन P2। नॉर्मल में क्या होता है, A2 पहले होता है, बिकॉज जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल्व है वो ज़्यादा थिक एंड होती है, उसका ज़्यादा काम, वो ज़्यादा जल्दी इजैक्ट, वो उसमें सिस्टमिक एओर्टा में ब्लड इजेक्ट करते हैं। तो नॉर्मल में क्या होगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लुप ड्रुप, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन लुप ड्रुप। पैराडॉक्सिकल स्प्लिट में क्या होता है कि जब ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है, तो जब इजेक्शन के टाइम में उसको ठीक से एयोटिक वाल्व से ठीक से इजेक्ट नहीं हो पाएगा, तो ये जो हमारा A2 कंपोनेंट है, ये धीरे धीरे डिले होता रहेगा, बिकॉज उसमें ठीक से वो ब्लड इजेक्ट नहीं कर पा रहा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये दोनों कंपोनेंट मिल जाएंगे, उसको हम बोलते हैं सिंगल S2। अब जब सीवियर एयोर्टिक स्टेनोसिस हो जाएगा, जब ब्लड ठीक से जा नहीं पाएगा सिस्टमिक एयोर्टा में, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा ये A2 कंपोनेंट डिले हो जाएगा और ये P2 के बाद आएगा। तो उसमें होता है P2 पहले आ जाएगा और A2 आएगा बाद में। इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्प्लिट। दैट मीन्स P2 कम्स फर्स्ट एंड A2 कम्स लेटर ड्यू टू एयोर्टिक स्टेनोसिस। अब इसके मैनेजमेंट के केसेस में हम क्या करते हैं, माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस में वही ट्रीटमेंट है इनका, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ये, या फिर डायूरेटिक्स दे देते हैं। सीवियर केसेस में होता है बैलून डायलेटेशन ऑफ एयोर्टिक वाल्व। इसमें क्या कहते हैं, करते हैं ये एक बैलून वाल्वोप्लास्टी से, ये जो भी एयोर्टिक वाल्व है, जो हमारी डिसीज है, वहाँ पे एक ये आर्टिफिशियल वाल्व प्लेस करते हैं जो कवर करती है डिसीज वाल्व को, और ये उसके बाद प्लेस करने के बाद उसके बाद ये नॉर्मल अपना काम करने लगती है, जिसको बोलते हैं बैलून डायलेटेशन ऑफ एयोर्टिक वाल्व। अब इसका क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। ट्रायड ऑफ एयोटिक स्टेनोसिस, ये मैंने अभी आपको बताया था, सैड, एस इज फॉर सिनकोप, ई इज फॉर एंजाइना एंड डी इज फॉर डिस्निया। कैरेक्टर ऑफ पल्स इन केस ऑफ एयोटिक स्टेनोसिस, कैरेक्टर ऑफ पल्स इन केस ऑफ एयोटिक स्टेनोसिस, ये भी मैंने बताया था, हीविंग द पल्सस पार्वस एट टार्डस। टाइप ऑफ मर्मर कौन सा मिलेगा इसमें, इसमें हमेशा हमको मिलता है मिड सिस्टोलिक मर्मर। और चेंजेस इन हार्ट साउंड कौन से मिलेंगे हमको, पैराडॉक्सिकल स्प्लिट, मतलब P2 पहले और A2 बाद में। अब बात करते हैं हम एयोर्टिक रिगर्जिटेशन की। दैट मीन्स एयोर्टिक वाल्व है जो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रही है। अब इसके इटियोलॉजी क्या क्या है, रिमेटिक हार्ट डिसीज है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, कंजेनाइटल एंड डीजेनरेटिव डिसीजेज हैं, आयोटिक डाइसेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू डिसीज, आयोटाइटिस। इसकी पैथोफिजियोलॉजी मेन सबकी सेम ही है, तो इसको अब दोबारा बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। फैटीग होगा, वीकनेस मिलेगी, पैल्पिटेशंस होंगे, डिस्निया होगा, ऑर्थोपनिया होगा। और इसमें जो इसकी मेन जो है मर्मर कौन सा मिलेगा इसमें, डी क्रिसेंडो मर्मर।
और इन केस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस हमें मर्मर कौन सा मिलता था? क्रिसेंडो एंड डी क्रिसेंडो, जो मिड सिस्टोलिक मर्मर मैंने आपको बताया था, उसको हम क्रिसेंडो एंड डी क्रिसेंडो मर्मर भी बोलते हैं। और इन केस ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन इसको हम एक तो बोलते हैं डी क्रिसेंडो मर्मर और हम बोलते हैं अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। इसके केसेस में हमें मिलेगा सॉफ्ट S1 एंड S2 और हमें मिलेगा एक वाटर हैमर पल्स, मतलब सडन राइजिंग एंड सडन फॉल, दैट इज नोन एज वाटर हैमर पल्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज कोलैप्सिंग पल्स और क्वारिगेन पल्स। इनके साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन के। क्वारिगेन पल्स मैंने भी आपको बताया था, रैपिड एंड फोर्सफुल डिस्टेंशन ऑफ आर्टीरियल पल्स विथ क्विक कोलैप्स, डी मसेट साइन, टू एंड फ्रो हेड बॉबिंग, ऐसे। ड्यूरिंग माई यूजी लाइफ एक था हमारे सीनियर थे, उनको ये प्रॉब्लम थी शायद, वो ऐसे ऐसे करते रहते थे बार बार, तब मेरे को पता नहीं था, बाद में जब मैंने पास आउट करा तब मुझे ध्यान आया कि अच्छा ये वाली प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट इज मुलर साइन, दैट इज नोन एज विजिबल पल्सेशन ऑफ यूवुला। नेक्स्ट इज क्विंकी साइन, दैट इज capillary pulsation seen on light compression of nail bed. Then Trobe sign, systolic and diastolic sound heard over femoral artery, pistol shot sound produce होती है एकदम। Durozius sign, brutes heard over femoral artery on light compression of by stethoscope. Hill sign, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, hill sign, popliteal cuff pressure exceeding brachial pressure by 60 mmHg or greater. नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रीगर्ज में। एओर्टिक स्टेनोसिस में मैंने आपको बताया था कि मिड सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा और इसको हम बोलते हैं क्रिसेंडो एंड डी क्रिसेंडो मर्मर। एओर्टिक रीगर्ज में मैंने बताया था कि हमेशा मिलेगा डी क्रिसेंडो मर्मर और इट इज ऑल्सो नोन एज अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। नेक्स्ट केस में इसमें ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होती है? एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन, तब इसमें हम एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं इस केसेस में। नाउ द ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस विच मीन्स द नैरोइंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इसके रीजंस क्या क्या हैं? कॉजेज है इसका रिमेटिक हार्ट डिसीज, कार्सिनोइड सिंड्रोम, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, राइट एट्रियल मिक्सोमा, कंजेनाइटल ट्राइकस्पिड एट्रेशिया है। अब इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है जेवीपी, इसमें एलिवेटेड हो जाता है बिकॉज अगर ट्राइकस्पिड वेल्व है, जो सुपीरियर वेना केवा से हमारा जो ब्लड आ रहा है वो पूरा राइट एट्रियम में आएगा, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा बिकॉज ट्राइकस्पिड वेल्व हमारी स्टेनोज्ड है, तो वो बैक प्रेशर देगा जिसकी वजह से ए वेव हमारी एकदम लार्ज प्रोड्यूस होगी, जाइंट ए वेव प्रोड्यूस होगी। और जिस केसेस में हमें जो मर्मर मिलता है वो हमें मिलता है मिड डायस्टोलिक मर्मर, और इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इको, और उसके ट्रीटमेंट में भी ये डायरेटिक्स देते हैं, बैलून वेल्वोप्लास्टी और बायोप्रोस्थेटिक वर्क करते हैं। ये पैथोफिजियोलॉजी सेम है इसका भी। ट्राइकस्पिड वाल्व स्टेनोज हो गया तो राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा, देन इट विल लीड टू सिस्टमिक वीनस कंजेशन विच इन टर्न लीड टू हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, एसाइटिस, सेम पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होगा? सिम्टम्स ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर आएंगे, फॉर एग्जांपल हिपैटोमेगैली होगा, एसाइटिस होगा, पेरिफेरल एडीमा होगा, नेक वेन एंगॉर्जमेंट होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा। साइंस क्या क्या मिलेंगे हमें? रेस जेवीपी मिलेगा, मिड डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा हमको। एग्जामिनेशन में क्या क्या फाइंडिंग होगी? एबनॉर्मल पल्स एलिवेशन होगा इन जुगुलर वेन ऑफ नेक में, एबनॉर्मल हार्ट साउंड एंड मर्मर मिलेंगे हमको, चेस्ट एक्सरे में एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाएगा, ईसीजी में हमें मिलेंगी टॉल पीवेज। टॉल पीवेज एक जगह और मिलती है हमको, दैट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और इन्वेस्टिगेशन में हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, सीटी करवा सकते हैं। इकोकार्डियोग्राम में हमको क्या मिलेगा? थिकेंड इमोबाइल ट्राइकस्पिड वेल्व ड्यू टू स्टेनोसिस। ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में ये लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, डायूरेटिक्स, एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट थेरेपी, वेसोडाइलेटर्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट क्या करता है? एनुलोप्लास्टी, वेल्वुलोप्लास्टी, रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट वॉल और कमिश्रोटोमी। नाउ ट्राइकस्पिड regurgitation, that means valve is not closing properly. इसके कारण क्या क्या होता है? एब्स्टीन एनोमली, रोमैटिक हार्ट डिसीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, चेस्ट इंजरी। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है? जब वाल्व सेम माइक्रो रिगर्जिटेशन वाला, वो लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, जब वाल्व ठीक, जब ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जब वाल्व ठीक से क्लोज नहीं हो पाएगी
तो कुछ ब्लड हमारा जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में और कुछ ब्लड बैक फ्लो होगा हमारा राइट एट्रियम में. दैट विल लीड टू इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर, इंक्रीज सिस्टमिक वेनस कंजेशन, विच इन टर्न लीड टू हिपैटोमेगैली, एसाइटिस, स्प्लीनोमेगैली. साइन एंड सिम्टम्स हमको क्या क्या मिलेंगे इसमें? राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, राइट साइडेड कंजेशन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, वीकनेस, रिड्यूस यूरिनरी आउटपुट, इडीमा मिलेगा हमको, मेनली लेग्स में मिलेगा, एंकल्स में मेनली मिलता है, फीट, एब्डोमिनल रीजन, लिवर डिस्फंक्शन होगा, हिपैटोमेगैली होगा, फैटीग, वेट लॉस, एक्टिव पल्सिंग इन द नेक वेन्स. मैंने बताया था ना, जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ जाएगा, दैट इज नोन एज एक्टिव पल्सिंग इन द नेक वेन्स. नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा? एट्रियल फिब्रिलेशन मोस्ट कॉमन होगा, पैनसिस्टोलिक मर्मर मिलेगा. मैंने बताया था ना, एमआर, टीआर एंड वीएसडी में हमको मिलता है पैनसिस्टोलिक मर्मर. अब जब ट्राइकस्पिड वाल्व स्टेनोज है तो राइट एट्रियम पे प्रेशर पड़ेगा, दैट विल लीड टू एट्रियल फिब्रिलेशन ऑल्सो. इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवा सकते हैं हम, चेस्ट रेडियोग्राफी करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम करवा सकते हैं हम, एमआरआई एंड हीमोडायनेमिक स्टडीज. अब इसमें बेसिकली अभी ये रिसेंट अपडेट हुआ है इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट में. ट्राइकस्पिड वाल्व में मैंने आपको बताया था कि 3 कस्प होते हैं. In cases of tricuspid regurgitation in conventional treatment, what they are doing, that treatment is known as transcatheter treatment. ये क्या करते हैं? तीनों कस्प को एक साइड में लेते हैं और उनको थ्रेड से सूचर कर देते हैं एक तरीके से. अभी ये मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी मैं बता रहा हूँ. सूचर कर देते हैं, दैट विल मतलब जो स्टॉप कर देता है हमारा ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन को. नाउ पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, इसके कॉजेज हैं, इसका निमोनिक है एक वॉन्ड. W is for Williams syndrome, A is for Elgelis syndrome, R is for rubella, N is for Noonan syndrome, E is for Ehlers-Danlos syndrome. अब जब पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो हमारा राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है हमारा पल्मोनरी एओर्टा में, विच विल लीड टू इंक्रीज प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल, विच इन टर्न लीड टू tricuspid regurgitation, which in turn lead to increased pressure in right atrium, that will in turn lead to increased pressure in superior vena cava and inferior vena cava. Same pathophysiology, systemic venous congestion, hepatomegaly, splenomegaly, ascites. Okay. Now in cases of severe pulmonary stenosis, symptom and sign क्या क्या मिलेंगे हमको? Symptom मिलेंगे हमको, easy fatigue होगा, difficulty in breathing on exertion, loss of consciousness on exertion, bluishness of lips and fingers, that is known as cyanosis, poor weight gain, liver enlargement, that is known as hepatomegaly, ascites होगा, fluid collection in abdomen. हमें साइन क्या क्या मिलेंगे पल्मोनरी स्टेनोसिस में? सिंगल सेकेंड हार्ट साउंड मिलेगी और इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा और डिक्रीज ऑक्सीजन परसेंटेशन इन ब्लड इन इन्फेंट्स. इन केस ऑफ aortic stenosis एंड pulmonary stenosis हमें मिलता है मिड सिस्टोलिक मर्मर. मिड सिस्टोलिक मर्मर और किन किन केसेस में मिलता है? HOCM मीन्स हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड टेट्रोलॉजी ऑफ फेलआउट. ये 4 कंडीशन आप ध्यान रखेंगे कि हमें मिड सिस्टोलिक मर्मर किन किन कंडीशन में मिलता है? aortic stenosis, pulmonary stenosis, hyper obstructive cardiomyopathy and tetralogy of Fallot. These are the 4 conditions in which we can find out mid-systolic murmur. Now pulmonary stenosis के physical examination में हमें क्या क्या मिलेगा? With moderate and or severe pulmonary stenosis में a right ventricular impulse at the left sternal border, thrill at the second left intercostal space, हार्श क्रिसेंडो एंड डी क्रिसेंडो सिस्टोलिक मर्मर. ये मैंने अभी आपको बताया, मिड सिस्टोलिक मर्मर को हम क्रिसेंडो एंड डी क्रिसेंडो मर्मर भी बोलते हैं. नाउ इन्वेस्टिगेशंस में चेस्ट एक्सरे में हमको क्या मिलेगा? प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी ओइंग टू पोस्ट स्टेनोटिक डायलिटेशन. ईसीजी में बोथ राइट एट्रियल एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा. इकोकार्डियोग्राम इसका एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है और हम इसमें कार्डियक कैथेटराइजेशन भी करवा सकते हैं. मैनेजमेंट सेम वही है इसका जो इन केस ऑफ aortic stenosis था, balloon dilatation of pulmonary valve in case of severe cases, severe cases of pulmonary stenosis. Now pulmonary regurgitation, same, that means pulmonary valve is not closing properly, which lead to backflow of the blood during ventricular contraction. A most common cause is ring dilatation due to pulmonary hypertension
or dilatation of pulmonary artery secondary to a connective tissue disorders and may be present and well tolerated for many years. The clinical manifestation of primary disease tend to overshadow the pulmonary regurgitation. अब पल्मोनरी रिगर्जिटेशन का सेम वही पैथोफिजियोलॉजी है। जब हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ब्लड कुछ ब्लड वापस आ जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में, दैट विल लीड टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ राइट वेंट्रिकल, देन अगेन इट विल लीड टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ राइट एट्रियम, सिस्टमिक वेनस कंजेशन, इंक्रीज जेवीपी, सेम पैथोफिजियोलॉजी। इसमें सिम्टम एंड साइन क्या क्या मिलेंगे? डिस्नी ऑन एक्सर्शन होगा, फैटीग होगा, सिंकोप होगा, एंजाइनल चेस्ट पेन होगा, हिमोप्टिसिस होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, प्रोमिनेंट राइट वेंट्रिकुलर इंपल्स होगा, एसेंचुएटेड पल्मोनरी वैल्व कंपोनेंट होगा P2, राइट साइडेड थर्ड हार्ट साउंड मिलेगा, ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी मर्मर होगा, हिपैटोमेगैली पर पेरिफेरल एडिमा। इन्वेस्टिगेशन में हम ECG करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, कार्डियक MRI करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट में भी ये सर्जिकल रिपेयरमेंट होता है इसमें, केवल ट्रीटमेंट में, और कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर। कैरिकुम मर्मर हमें किस में मिलता है? कैरिकुम मर्मर हमें मिलता है रूमेटिक हार्ट डिसीज में। ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर हमें कौन से में मिलता है? ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर मिलता है हमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। ग्राहम स्टील मर्मर हमें मिलता है पल्मोनरी रिगर्जिटेशन के केस में। राइट हैंड मर्मर मिलता है हमें कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक में। डॉक्स मर्मर मिलता है हमें लेफ्ट आर्टरी, जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसका स्टेनोसिस हो जाता है, उस केसेस में हमें मिलता है डॉक्स मर्मर। मिलविल मर्मर मिलता है हमें केसेस ऑफ एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म। सीगुल मर्मर हमें मिलता है इन केसेस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। पल्सस पैराडॉक्सस किस केसेस में मिलता है? व्हेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 10 mm of Hg। ये किन किन केसेस में मिलता है हमको? इन केसेस ऑफ कार्डियक टैम्पोनेट, इन केसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इन केसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। पल्सस ऑल्टरनेंस हमें मिलता है इन केसेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। पल्सस ऑल्टरनेंस का मतलब होता है ऑल्टरनेट वीक एंड स्ट्रॉन्ग पल्स, ये हमें मिलता है। पल्सस ऑल्टरनेंस हमें मिलता है इन केसेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। पल्सस पार्वस एट टार्डस, ये मैंने पहले बताया था, ये केसेस में मिलता है आयोटिक स्टेनोसिस, दैट इज स्लो राइजिंग पल्स। पल्सस बाइजेमिनिस मिलता है हमको डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में। ये कैसे होता है? पहले स्ट्रॉन्ग पल्स होगी, देन वीक पल्स होगी, देन कंपनसेटरी पॉज, अगेन स्ट्रॉन्ग पल्स, वीक पल्स, कंपनसेटरी पॉज। वाटर हैमर पल्स मिलेगा इन केसेस ऑफ आयोटिक रिगर्जिटेशन में। डाइक्रोटिक पल्स मिलता है हमको इन केसेस ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसका मतलब होता है कि हमें दो नॉच मिलेंगे, बोथ इन, मतलब दो नॉच हमें सिस्टोल में मिलेंगे। एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। उसमें जो दोनों नॉच होते हैं वो हमें सिस्टोल में मिलते हैं। बट इन पल्सेस बिस्फेरेंस एक नॉच हमें मिलेगा सिस्टोल में, एक नॉच हमें मिलेगा डायस्टोल में। ये हमें मिलता है आयोटिक स्टेनोसिस के केस में अलॉन्ग विथ हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। Now, recent updates in diagnosis and treatment of valvular heart diseases. First is key echocardiographic consideration for tricuspid valve transcatheter H2H repair। ये मैंने अभी आपको बताया था ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में। ये आप देख रहे हैं तीनों ये वेल्व, ये थ्री कस्प, इनको थ्रेड से ये सूचर कर देते हैं इन केसेस ऑफ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में। नेक्स्ट इज ट्रांसकैथेटर आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट। ये भी मैंने अभी आपको बताया था। ये यहाँ से एक रूट से लेके बैलून यहाँ पे प्लेस करते हैं आयोटिक वाल्व में, देन ये बैलून को इन्फ्लेट करते हैं और जो इनकी आर्टिफिशियल वाल्व होती है आयोटिक वाल्व उसको प्लेस कर देते हैं ओवर डिसीज वाल्व, देन ये अपना फंक्शन करने लगती है नॉर्मली, और ये जो अपना ये कैथेटर है ये रिमूव कर लेते हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसकैथेटर आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट इज मल्टी मोडालिटी इमेजिंग इन केसेस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। इस केसेस में ये बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांस इसोफेजियल स्ट्रेस कार्डियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कार्डियोवैस्कुलर मैग्नेटिक रेजोनेंस, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये सब इन केसेस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस में ये सारे टेस्ट करते हैं फॉर बेटर व्यू ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस, रीजन फाइंड आउट करने के लिए। एग्जिस्ट दैट अलाउ अ डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ स्टेनोटिक एओर्टिक वॉल्व, मतलब कि कारण क्या है एओर्टिक वॉल्व का स्टेनोसिस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल AI का बहुत यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है, तो हमारे ये डायग्नोसिस में, इन्वेस्टिगेशंस में भी यूज़ होता है। इसमें ये क्या क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, इन केसेस ऑफ MRI एंड न्यूक्लियर सिटी में
auto assess coronary calcium on all CT scans to find untreated CAD, perivascular fat attenuation index on coronary CTA to predict mortality, AI-based virtual native enhancement replacing LGE on CMR. In cases of coronary angiography, automated LVEF calculation without requiring ventriculogram, prediction of MACE based on plaque morphology on angiography, coronary artery stenosis localization and estimation during LSCs. मतलब AI एक एनहांस कर देगी हमारी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को और बेटर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं डिसीजेस का विद द हेल्प ऑफ AI. नाउ जब हम जिसको बायोप्रोस्थेटिक्स लगाते हैं, आर्टिफिशियल बायोप्रोस्थेटिक मतलब आर्टिफिशियल वेल जो हम लगाते हैं पेशेंट्स में इन केसेस ऑफ वेलवुलर हार्ट डिसीजेस, उनका भी एक फॉलोअप का एक स्टेजेस है. इसमें फर्स्ट स्टेज में स्टेज 0 में क्या होता है, ईयरली क्लिनिकल एंड इकोकार्डियोग्राफिक फॉलोअप. स्टेज 1 में क्या होता है, इन पेशेंट्स का रिपीट करा जाता है इकोकार्डियोग्राफी विद इन 3 to 6 months आफ्टर इनिशियल डायग्नोसिस, ट्रायल ऑफ एंटीकोagulation इफ लीफलेट थिकनेस इज सस्पेक्टेड. स्टेज 2S में होता है रिपीट इकोकार्डियोग्राफी विद इन 3 to 6 months आफ्टर इनिशियल डायग्नोसिस, देन इफ स्टेबल एवरी 6 to 12 months. इन स्टेज 2R में रिपीट इकोकार्डियोग्राफी within 3 to 6 months after initial diagnosis, then if stable every 6 to 12 months. Stage 2RS में होता है clinical evaluation every 3 to 6 months, repeat echocardiography 3 to 6 months after initial diagnosis and consider intervention if symptomatic. Stage 3 में होता है consider intervention if asymptomatic with preserved left ventricular ejection fraction, consider clinical evaluation every 3 to 6 months and repeat echocardiography every 6 months. Now, the miasmatic analysis of valvular heart diseases. In case of SORA, if there is any cardiac, जो भी cardiac pathology है, is because of emotional disturbances. जो भी कोई भी हमारी cardiac pathology आएगी, in cases of soric cases, वो आएगी due to emotional disturbances like anger, anxiety, worry, grief, etc. Heart affections including valvular heart disease from fear, disappointment, लॉस ऑफ क्लोज वन और ओवर जॉय. कंप्लेंट्स क्या क्या फील करेंगे हम सोरिक कंडीशंस में, लाइक डिजीनेस, डिस्निया, पैल्पिटेशंस विच आर बेटर बाय लाइंग डाउन एंड कीपिंग क्वाइट एंड वर्स आफ्टर ईटिंग. पेन कैसा होगा, न्यूरल्जिक एंड स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होगा हमें चेस्ट में विच विल बी एमेलियोरेटेड बाय रेस्ट एंड देयर इज बैंड लाइक सेंसेशन अराउंड द हार्ट. साइकोसिस के केसेस में कैसा होगा, जो हमारा डिस्निया होगा सेल्डम पेनफुल, जो पेनफुल डिस्निया होगा एज अपोज टू द सोरिक और ट्यूबरकुलर मेजम. देयर मे बी सोरनेस एंड टेंडरनेस एंड पेन्स रेडिएटिंग फ्रॉम हार्ट टू स्केपुला और फ्रॉम शोल्डर टू हार्ट. द पेन्स आर एग्रेवेटेड बाय मोशन, वॉकिंग, राइडिंग और जेंटल. द हार्ट कंप्लेंट्स मे बी accompanied by or there may be a pulse, soft, slow and easily compressible. Psychosis produces marked anosarca. Psychosis mainly जो होंगी ओवरग्रोथ कंडीशन. फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जितनी भी वैल्वुलर हार्ट डिजीज है इनका प्रिडोमिनेंट माइजम होगा साइकोसिस. ओवरग्रोथ हो रही है कंडीशंस की. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, रूमेटिक हार्ट डिसीज हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो गया, ये सारी कंडीशन जो है वो हो जाएंगी हमारी साइकोसिस में. सिफिलिस में क्या क्या आएगा, syphilitic incidence in cardiac disorder leads to widespread destructive changes in the vital organs like heart, kidney, retina and brain. There is fibrinoid necrosis of vascular valve, left ventricular hypertrophy हो जाएगा. Many of the life-threatening complications like cerebral and myocardial infarction, malignant hypertension, very little and mental disturbance in heart troubles even at critical periods. सूडोसोरा में हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे सिम्टम्स, इसकी जो पल्स होगी स्मॉल थ्रेड लाइक होगी और क्विक होगी. वाइड फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन, हीमोरेजिक. सूडोसोनामा में हमें मेन सिम्टम होता है हीमोरेजिक मैनिफेस्टेशन होंगी. फॉर एग्जांपल एपिस्टेक्सिस होगा, रेटिनल हेमरेज होगा, सेरिब्रल हेमरेज होगा. वर्टाइगो एंड पैल्पिटेशन आर ग्रेटर देन दैट सीन विद सोरिक प्रीडोमिनेंस and are accompanied by a rush of blood to heart and chest. Pain in chest is worse on sitting, better by lying, and is so severe that is associated with dimness of vision, ringing in ears and great weakness. अब इसकी होम्योपैथिक ड्रग्स क्या क्या दे सकते हैं हम, विच आर होम्योपैथिक ड्रग्स हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स.
First is Adonis vernalis. Dr. Bogar writes, region heart, weak, fatty, and arrhythmic. Dr. Boric says that it is a heart medicine where the muscles of heart are in a stage of fatty degeneration, regulates the pulse, and increase the power of contraction of heart. Next medicine is amyl nitrosum, in which Dr. Bogar says it was very helpful in cases of palpitation, constriction of heart, and full and soft pulse. Dr. H.C. Allen writes, it rapidly dilates the artery, craves fresh air. In cases of, we can give amyl nitrosum in cases of angina pectoris में हम दे सकते हैं, intense throbbing of heart and carotid में दे सकते हैं. Next medicine is apocyinum. डॉक्टर बोगर राइट्स इट इज़ वेरी हेल्पफुल, ये बहुत ही मददगार मेडिसिन है इन केसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ चेस्ट में, और पल्स जो होगा इसका एकदम स्लो, फ्लटरिंग एंड इरेगुलर होगा. डॉक्टर बोरिक राइट्स इट इज़ वेरी हेल्पफुल मेडिसिन इन केसेस ऑफ एरिथमिया, mitral and tricuspid regurgitation. नेक्स्ट मेडिसिन इज कैक्टस. कैक्टस का तो सबको ही पता है, कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग हो जाते हैं एकदम हमारे चेस्ट में. डॉक्टर बोगर राइट्स, कॉन्स्ट्रिक्शन हार्ट, चेस्ट, body feels tight, irregular circulation, heart feels closed and released alternatively by iron hand. डॉक्टर S.C. Allen लिखते हैं, ऑपरेशन ऑफ चेस्ट एज फ्रॉम अ ग्रेट वेट, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि हमारे छाती में कोई बहुत ही ज़्यादा वेट रखा हुआ है. पैल्पिटेशन जो होंगी डे एंड नाइट में होगी, वर्स व्हेन वॉकिंग एंड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड. नेक्स्ट मेडिसिन इज कॉन्वलेरिया मेजालिस. इस पर डॉक्टर बोरिक लिखते हैं, इट इज़ अ हार्ट रेमेडी विच इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ हार्ट एक्शन, sensation as if heart keeps beating, then start very suddenly. Dr. G.H. Clark writes, it is a very useful remedy in cases of heart affection, and convallaria is a popular remedy in Russia for heart affection. Crataegus, Dr. Bogar writes, it is a very helpful medicine in cases of cardiac dyspnea and in cases of incompetent valves. And Dr. Boric says, it is a heart tonic, it is given in cases of arteriosclerosis. It is said to have a solvent power upon crustaceous and calcareous deposit in arteries. Arteriosclerosis में होता क्या है, बिकॉज ऑफ एजिंग हमारी आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन होने लगता है. तो ये जो मेडिसिन हमारी क्रेटेगस, ये इसी कैल्केरियस डिपॉजिट को डिसॉल्व करती है. और इट इज ऑल्सो गिवन इन केसेस ऑफ हार्ट डायलेटेड, फर्स्ट साउंड वीक, पल्स एक्सेलरेटेड, irregular, feeble, intermittent. Next medicine is digitalis. It is very helpful medicine in weak fields like stopping, must, walk about with precordial anxiety, slow intermittent pulse. Dr. S.C. Allen says, sensation as if heart would stop beating if she moved. Pulse is intermitting every third, fifth, or seventh beat. This is the very important point in case of digitalis. Pulse intermittent every third, fifth, and seventh beat. There is blueness of skin, fatal syncope when being raised to upright position. Now, the scope of homeopathy in cases of valvular heart diseases. Well, homeopathy treats the person as a whole. It means that homeopathic medicines for heart diseases focuses on the patient as a person as well as his pathological conditions. The homeopathic medicines for heart diseases are selected after a full individualizing examination and case analysis, which includes the medical history of the patient, physical and mental constitution. A miasmatic tendencies is also often taken into account for the treatment of chronic conditions. In homeopathy, health indicates harmonious functioning of vital force, and disease is considered as deviation from health. When the harmonious functioning of vital force is obscured, homeopathy treats the sick individual, not only his sickness, as stated in Hahnemann's writing. There is no disease but sick people. बट आज भी अगर सीवियर केसेस होते हैं वेलवुलर हार्ट डिजीज के, उसमें हम सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करते हैं, बट होम्योपैथी स्टिल कैन ऑफर ए पैलिएटिव ट्रीटमेंट इन दीज टाइप ऑफ केसेस. अब हम थोड़े से केसेस डिस्कस करेंगे. वेल, होम्योपैथी इन केसेस ऑफ कार्डिक एरिथमिया, अकॉर्डिंग टू, ये मैंने वेरियस वेबसाइट से लिया, फॉर एग्जाम्पल पबमेड, गूगल स्कॉलर. According to numerous clinical trials, the allopathic remedies at present used for arrhythmias controls are reported to have many serious side effects. जो allopathic medicine के बहुत ज़्यादा serious side effects होते हैं. This investigation aims to study efficacy of homeopathic treatment in cases of atrial fibrillation. इसमें for several years we have
इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी थी 23 एल्डरली पेशेंट्स पे जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम थी. The patients were treated only with homeopathic drugs, which were chosen according to our homeopathic principles. The patient took 1 to 3 remedies in high potency periodically or constantly for 1 to 7 years. Results में क्या पाया गया? In 87.3% of patients, clinically improvement was marked by the end of third week of the treatment. 2 months after the beginning of homeopathic treatment, all the patients reports a stable normalization of cardiac rhythm as well as a stable improvement in their ability to work, a reduction of cardialgia, frequency and intensity, and a significant decrease of the number of concomitant pathology symptoms. This work is illustrated with interesting results of homeopathic management of a patient suffering from atrial fibrillation, ischemic heart disease, and essential hypertension. Conclusion क्या निकला हमारा रिजल्ट इसका? We believe that classical homeopathy is an effective way to control atrial fibrillation even in elderly patients having severe organic cardiovascular pathology. As this method is free of any side effect, it seems to be an ideal choice of therapeutical intervention in such cases. Next case is improvement in long-standing cardiac pathologies by individualized homeopathic remedies, a case series. In these cases, individualized homeopathic therapy was instituted along with the conventional medicine. मतलब homeopathic therapy भी दी गई और conventional medicine भी दी गई. The change in laboratory diagnostic parameters are demonstrated over time. For example, PET में क्या क्या चेंज आया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में चेंज क्या. डॉक्टर दीपक, हम लोग के पास में केवल 3 मिनट बचा है. ये सब 2 मिनट में समाप्त करेंगे. यस सर. द की रिजल्ट इसमें क्या क्या पाया गया कि जो पेशेंट जो है हीमोडायनामिक स्टेबल हो गया. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. Homeopathy is the mode of treatment that works on the trinity of life, mind, body, and soul. It works on the individual's overall personality and works on correcting the psychophysiological imbalance. Homeopathic remedies help the individual to calm the innate self. Homeopathic organopathic remedies used in cardiovascular diseases have shown many peculiar symptoms specific to heart, according to which these remedies can be useful in all types of cardiovascular diseases. Homeopathy also advocates exercises, balanced diet, laser pattern, which plays a crucial role in managing various disorders. Homeopathic approach is not just limited to the waning of signs and symptoms, but it involves achieving complete well-being of the individual. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर दीपक. वो अपना पीपीटी को रिमूव कर लीजिए, हटा लीजिए, शेयरिंग बंद कर दीजिए. या तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया है, डिटेल्ड. और सबसे बड़ी बात है कि आपने टाइम को भी मेंटेन किया है. अपने पूरे समय में सभी चीज को संक्षेप में और बहुत डिटेल्स आपने किया है. प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड. एनी क्वेश्चंस? मैं नहीं देख रहा हूँ किसी का कोई सवाल है. अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए. जो कोई सवाल करना चाहते हैं प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स so that it can be taken care of. हार्ट के डिजीज में, रोग में जनरली हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर्स डरते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास में टोटलिटी और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है वो काफ़ी है. एक मैसेज अभी मिला है डॉक्टर एम लथा, एंड शी राइट्स दैट. आप चैट बॉक्स देख सकते हैं. Yes, sir. चैट बॉक्स में लिखा है वेरी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, सो थैंक यू. So, but it is thank you only. I want some questions. है ना, हमें questions भी चाहिए. मेरा एक क्वेश्चन है सर. या बोलिए सर. हमारे होम्योपैथी में बोला जाता है कि ये पोटेंसी जानना चाहते हैं, आप इसको बता दीजिए. पोटेंसी क्या देना चाहिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए? सर अगर ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है, इरिवर्सिबल पैथोलॉजी है, तो उन केसेस में हम लो पोटेंसी देंगे, बट अगर रिवर्सिबल पैथोलॉजी है तो हम हाई पोटेंसी में जा सकते हैं. बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छा. आज आपने सवाल क्या करना चाह रहे थे? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, कि जैसे हम बोलते हैं होम्योपैथी में डायग्नोसिस इज ऑफ मिनिमल इंपॉर्टेंस, राइट? वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिसीज. बट सर अगर हमें
डायग्नोसिस ही नहीं पता हमें कौन सी बीमारी है, तो हम उसमें फाइंड आउट क्या कर पाएंगे कि अनकॉमन सिम्टम क्या है? जब तक हमें उसके बीमारी के कॉमन सिम्टम ही नहीं पता होंगे, तो हम अनकॉमन कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? मेरा ये क्वेश्चन है। देखिए, आपका क्वेश्चन से बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन नहीं भी है, क्योंकि ये बात कौन कहते हैं? ये लोग वही कहते हैं जो कि डिफरेंस समझते नहीं है, है ना? आपको डायग्नोसिस करना है, कहीं कोई नहीं कहा है कि डायग्नोसिस मत कराओ, ये अपना जांच मत कराओ, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है ना? तो इसको हम लोग को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि डायग्नोसिस नहीं, हम लोग नहीं करते, सारी चीज करने हैं हमको, क्योंकि आपको टोटलिटी, अब ये है कि समय के साथ में आज के टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुके हैं, और हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, और डायग्नोसिस के प्रोसेस भी बहुत सिंप्लीफाइड होते जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी पता चल जा रहा है, बहुत सा केस में हम लोग ऐसा देखते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर दीपक, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। आपके जो जिन्होंने कहा था, जिन्होंने डॉक्टर आपको रेफर किया है, डॉक्टर संदीप सैरल, वो भी यहाँ प्रेजेंट हैं, वो भी आपको बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन का ये किए हैं। एक मैसेज था कि हम लोग का समय चूंकि समाप्त हो चुका है, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं डॉक्टर इस के साथ डॉक्टर दीपक जी को धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही हम लोग सेशन हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर धनेश को। So now Dr. Dhanesh, you can take over the session for your English session. Thank you everyone. Thank you so much.